जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। आज का नया टॉपिक है तरंग यानी वेव। ठीक है, साइंस का अगला टॉपिक है तरंग यानी वेव। होता क्या है इसके अंदर, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। सबसे पहले तरंगे होती क्या है, तो तरंगे आपकी दो टाइप की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे, ठीक है, दूसरी आपकी होती है अयांत्रिक तरंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती है। देखो, हेडिंग डाल लो सबसे पहले यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती है, वो तरंगे जो किसी संचरित माध्यम से या बोल सकते हैं पदार्थिक माध्यम से संचरित होती है। पदार्थिक मात्रक कौन से हो गए, पदार्थ वाले, जैसे गैस है, द्रव है, ठोस है, ये तीनों हो गए ना। तो आप इसको लिख लेना, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, गैस, द्रव व ठोस से संचरित होती है यानी गुजरती है, वह क्या कहलाती है, वे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ठीक है, इसके अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। या पहले ये देख लो कि जो यांत्रिक तरंगे ये कितने टाइप की होती है, तो ये दो टाइप की होती है आपकी। कौन कौन सी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, यानी यांत्रिक तरंगे कितने टाइप की होगी, एक तो हो गई आपकी कौन सी, अनुप्रस्थ, ठीक है, एक आपकी कौन सी हो गई, अनुदैर्घ्य। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो अनुदैर्घ्य क्या होता है। इसमें क्या आता है, तो जब तरंग गति यानी कोई भी तरंग है उसकी गति की दिशा, यांत्रिक, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, यानी बोल सकते हैं समांतर होती है। जब तरंग गति की दिशा, जब तरंग गति की दिशा, ठीक है, किसके समांतर होती है, माध्यम के कणों के कंपन, माध्यम के कणों के कंपन के अनुदिश या समांतर होती है। या क्या होती है, समांतर होती है, या समांतर होती है। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है इसके अंदर, अगर मैं पूछ लूं कि अनुदैर्घ्य तरंग आपने बोला कि कौन सी होगी, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन के अनुदिश या समांतर होती है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं आपको, तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण लिख लेना, क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि को किस में शामिल किया जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग के। दूसरा देखो अनुप्रस्थ,
अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? सेम ही चीज है। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन के लंबवत होती है, उसमें क्या थी? समांतर थी, और इसमें क्या होती है? लंबवत होती है, तो वे तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ठीक है। यांत्रिक तरंगे कौन कौन सी होगी? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ हो गई। अनुदैर्घ्य में क्या थे? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन के अनुदिश या समांतर हो गई तो अनुदैर्घ्य एग्जाम्पल हो गया ध्वनि। अगर लंबवत हो गई तो वो कौन सी हो गई? अनुप्रस्थ तरंगे हो गई। ठीक है। आगे देखो, दूसरी कौन सी बताई थी? अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। हेडिंग डाल लो। यांत्रिक हो गई जो दो टाइप की है। अब बोल सकते हैं अयांत्रिक तरंगे, जिसका विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोल सकते हैं। अयांत्रिक तरंगे, या हम इसको बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोनों चीज इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसको कैसे करेंगे? देखो, वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या हम कह सकते हैं या जो निर्वात में भी संचरित हो सकती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, या इनको बोल सकते हैं हम क्या? अयांत्रिक तरंगे। ठीक है। तो यांत्रिक और अयांत्रिक में फर्क समझ में आया आपको? आगे देखो, इसके बाद क्या दे रखा है। अब अगर मैं बोल लूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है, तो एक चीज याद रखना, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है? एक समान होती है। लिख लेना, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल एक समान होती है। एक समान होती है। इसके अलावा और क्या याद रखना आपको? कि सभी विद्युत चुंबकीय होती है, वो बनी किसकी होती है? फोटोन की बनी होती है। फोटोन क्या होता है आगे हम समझेंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। फोटोन क्या होता है आगे समझेंगे। इसके अलावा आपको पूछ ले कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य प्रेशर कितना होता है? विद्युत चुंबकीय
तरंगों का तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है भाई, याद रखना है 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4। -14 से कहाँ तक जाना है आपको, +4 तक जाना है, मीटर तक होती है। किस में दे रखी है ये, मीटर तक होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य परिसर है वो कितना होता है, 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4 तक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय के गुण क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, यानी जो हम पढ़ रहे हैं इसके गुण क्या क्या होगा, तो आप सोच के देखो इसका गुण क्या हो सकता है। पहली चीज तो क्या हो जाएगी, यह उदासीन हो जाएगी, तो पहला लिख लो, यह उदासीन होती है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यह अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें उदासीन हो गई, अनुप्रस्थ हो गई। इसके अलावा और बताओ क्या होता है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें ऊर्जा और क्या होता है, संवेग होता है। या बोल सकते हैं क्या कि इसके पास ऊर्जा व संवेग होता है। इसके पास ऊर्जा व संवेग होता है। ऊर्जा क्या होती है, संवेग क्या होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है इसमें, इसकी अवधारणा किसने दी थी वो देखो। इसकी अवधारणा मैक्सवेल, नाम याद रखना, मैक्सवेल ने प्रतिपादित की थी। मैक्सवेल वैसे भी आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, ठीक है ना, आईपीएल चल रहा है उसके अंदर। तो ये आपके क्या थे, विद्युत चुंबकीय गुण के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या थे, गुण थे, है ना। आगे हम एक टेबल पढ़ेंगे, टेबल से देखेंगे। ठीक है, आगे एक हम टेबल बनाएंगे, टेबल के माध्यम से क्या करेंगे, उनको आगे पूरी की पूरी याद करनी है वो टेबल अपने को। ठीक है, आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है, इसमें प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, इनमें एक और है जो नीचे लिख देता हूं अगर दिखाई दे तो, वरना वापस लिख दूंगा। ठीक है, 7वां नंबर की एक और होती है दीर्घ रेडियो तरंग। ठीक है, इसके जो खोज करता है वो कौन थे, मार्कोनी। ठीक है, इसकी पूछे तरंग दैर्घ्य परिसर क्या होती है, तो 1 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर तक। आपको पूछ ले इसकी आवर्ती परिसर क्या होती है, तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 मीटर तक। उसके अलावा इसमें काम में किस में आता है, रेडियो एवं टेलीफोन में उपयोग होता है। रेडियो व टेलीफोन में उपयोग होता है। अब इसको सारी को हम एक बार देखते हैं और समझते हैं कि यह क्या चीज़ है। ठीक है ना, किसके बारे में क्या दे रखा है ये देखेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखनी है कि प्रमुख विद्युत जो चुंबकीय तरंगे है वो मेनली यानी मुख्यतः कितने हैं, 7 टाइप की है। पहली होगी गामा किरणें, ठीक है, दूसरी होगी एक्स किरणें, तीसरी होगी पराबैंगनी किरणें,
चौथी होगी दृश्य विकिरण, पांचवी होगी अवरक्त विकिरण, छठवीं होगी लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे, और सातवीं होगी दीर्घ रेडियो तरंगे। इसके अलावा एक चीज और देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की तरंग दैर्घ्य परिसर 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4 मीटर तक होती है। यानी इस सीमा के बीच में सारी की सारी इनकी तरंग दैर्घ्य परिसर आ जाएगी। इनके खोजकर्ता कौन है उसके बारे में देखेंगे। आवर्ती परिसर और तरंग दैर्घ्य परिसर दोनों अलग अलग चीज है, इसके बारे में भी देखेंगे, और इनके उपयोग क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आपके सामने एक टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतारना चाहो तो उतार लो, अपने समझते हैं इसको क्या है। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगे में गामा किरणें। गामा किरणें के खोजकर्ता कौन है? बेकुरल। गामा किरणें के खोजकर्ता कौन है? बेकुरल है। अगर मैं पूछ लूं कि इसकी तरंग दैर्घ्य परिसर कितनी होती है तो 10 की पावर -14 से कहां तक हो जाएगी? 10 की पावर -10 तक हो जाएगी। ठीक है, 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 मीटर तक हो जाएगी। अगर मैं पूछूं इसकी आवर्ती परिसर क्या है तो 10 की पावर 20 से 10 की पावर 18 मीटर तक हो जाएगी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसकी तो उपयोग इसका करने के लिए क्या करेंगे कि जो गामा किरणें होती है ना, इसका जो वेदन क्षमता होता है ना, इसका अत्यधिक होता है। ठीक है ना, भेदने की क्षमता या वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। यानी नाभिकीय रिएक्शन जितनी भी होती है उन सब में किसका उपयोग करेंगे? अपने गामा किरणें का उपयोग करेंगे। गामा के बाद आती है एक्स किरणें। एक्स किरणें के खोजकर्ता कौन है? रोंजन। गामा के बेकुरल, एक्स किरणें के खोजकर्ता कौन है? रोंजन है। इसका तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर से 10 की पावर -8 मीटर तक होता है। किसका? एक्स किरणें का। अगर आवर्ती परिसर पूछ ले तो 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16 होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों का आपने देखा होगा कहाँ पर उपयोग होता है? एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे, एक्स किरणें वही चीज हो गई। तो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा आता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, इसके खोजकर्ता कौन है? रीटर नाम का वैज्ञानिक था। रीटर कौन था? रीटर। ठीक है, तरंग दैर्घ्य परिसर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -8 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर तक हो जाएगा। किसका? पराबैंगनी किरणें का। खोजकर्ता रीटर। और 10 की पावर -8 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर तक हो जाएगा। इसका मैं आवर्ती परिसर पूछूं तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14 मीटर तक। आवर्ती परिसर कितना हो गया? 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14 मीटर तक। उपयोग किस में किया जाता है? सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। बैक्टीरिया को नष्ट भी किसके द्वारा किया जाता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा किया जाता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो भी किसके द्वारा होता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो गया? गामा किरणें हो गई बेकुरल, एक्स किरणें रोंजन, पराबैंगनी किरणें में कौन हो गया? रीटर हो गया। उसके बाद आता है दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण, इसका खोजकर्ता कौन है? न्यूटन है। दृश्य विकिरण, इसका खोजकर्ता कौन है? न्यूटन है। तरंग दैर्घ्य परिसर पूछ ले तो 3 की पावर 3.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से कहां तक हो जाएगा? इसका दुगना कर दो, 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। 3 की पावर 9, 3.9 से कहां कर दिया? 7.8, पावर 10 की पावर -7 थी, 10 की पावर -7 है। ठीक है, और इसका आवर्ती परिसर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12 तक आवर्ती परिसर हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य परिसर 3.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा। आवर्ती परिसर कितना हो गया? 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12 तक हो गया।
इसका उपयोग कहाँ होते हैं? दृश्य विकिरणों का उपयोग नाम से ही पता चल रहा है, दृश्य यानी देखना। तो इससे हमें क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती है। जो भी सामने मैं हूं या आप खड़े हो या ये रूम है या कैमरा है, जो भी है, सब कुछ किससे दिखाई दे रहा है आपको? दृश्य विकिरण से दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण क्या होता है? इसका खोज करता था हर्शेल। अवरक्त विकिरण का खोजकर्ता कौन था? हर्शेल था। ठीक है। अवरक्त विकिरण इसके खोजकर्ता कौन थे? हर्शेल थे। इसकी जो आप बोलोगे तरंग दैर्घ्य परिसर कहाँ हो जाएगी? 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 10 की पावर -3 मीटर तक। 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 10 की पावर -3 मीटर तक हो जाएगा। इसका आवर्ती परिसर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 12 से 10 की पावर 10 तक। आवर्ती परिसर 10 की पावर 12 से 10 की पावर 10 तक। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो अवरक्त विकिरण होती है, ये किस प्रकार की विकिरण होती है? ये किरणें उष्मीय विकिरण होती है। ठीक है। ये जिस वस्तु पर बढ़े, उष्मा का मतलब क्या होता है? ताप को बढ़ाना। तो ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका क्या हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। कोहरा में अगर आपको फोटोग्राफी करना पड़े तो किसके द्वारा करोगे आप? ये याद रखना आपको, किसके द्वारा? अवरक्त विकिरणों के द्वारा। ठीक है। कोहरे के लिए इसका उपयोग करते हैं, या फिर रोगियों को सेकाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे। लघु रेडियो तरंगे, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? हर्ट्जियन तरंगे। इनका जो खोजकर्ता वो कौन हो जाएगा? हेनरिक हर्ट्ज हो जाएगा। हेनरिक हर्ट हो जाएगा, हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है। इसकी अगर मैं पूछूं कि तरंग दैर्घ्य परिसर कितनी हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 मीटर से कहां तक हो जाएगा? 1 मीटर तक हो जाएगा। किसका? लघु रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर से कहां तक? 1 मीटर तक होता है। अगर मैं इसका आवर्ती परिसर पूछ लूं आपको, तो 10 की पावर 10 से 10 की पावर 8 तक आवर्ती परिसर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10 से 10 की पावर 8 तक हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है? लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में। ठीक है। उसके बाद आगे दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी है। इसका जो तरंग दैर्घ्य परिसर है कितना हो गया? 1 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर तक हो गया। इसका आवर्ती परिसर कितना हो गया? 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 मीटर तक। और इसका उपयोग पूछ ले तो किस में होता है? रेडियो व टेलीफोन में उपयोग किया जाता है। बात आती है आवर्ती परिसर कैसे याद करेंगे? 10 की पावर 20 से कहां तक जाना है? 10 की पावर 4 तक। 2 कम करो, 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 लास्ट में जो बचे 4 वो कर देना। तो कहां से? 20 से 18, 2 कम कर दिया, 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, और फिर क्या हो गया? 10 की पावर 6 से 4 तक हो गया। अगर आपको खोजकर्ता याद करना हो, गामा किरणें बेकुरल, एक्स किरणें रोंजन, पराबैंगनी किरणें रिटर, दृश्य विकिरण न्यूटन, अवरक्त विकिरण हर्शेल, लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे हेनरिक हर्ट्ज, और दीर्घ रेडियो तरंगे के मार्कोनी। आपको खोजकर्ता बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खोजकर्ता ही है इसमें। ठीक है। ये आपके सामने एक टेबल थी जो आपको याद करनी है। इसके अलावा आगे क्या आते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है। टेबल आपको देख ली, टेबल आपको याद करनी है। उसके बाद अगली हेडिंग डालो, क्या है? तरंग गति क्या होती है? तरंग गति क्या होती है? तरंग गति किसी कारक द्वारा विक्षोभ को, किसी कारक द्वारा
विक्षोभ को आगे बढ़ाना, यानी कोई भी कारक होगा उसके विक्षोभ के द्वारा किसी भी विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को, आगे बढ़ाने की या आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तरंग गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग गति कहते हैं। ठीक है, किसी कारक द्वारा विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ को, ठीक है ना, उत्पन्न और लिख लेना, एक ही बात है वो तो। उत्पन्न विक्षोभ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। आगे हेडिंग डालो, कंपन की कला। कंपन की कला क्या होता है भाई? कंपन की कला देखो, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण, कंपन अपने देखा था क्या चीज होती है, तो क्या हो जाएगा? कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति, किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति व दिशा, स्थिति तथा गति की दिशा को, तथा गति की दिशा को एक राशि होती है जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, वह उस क्षण की क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। वह उस क्षण की कंपन की कला कहलाती है, कंपन की कला कहलाती है। ठीक है, कंपन की कला क्या हो जाएगा? आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है वो उस क्षण की क्या कहलाती है? कंपन की कला कहलाती है। कुछ ऐसी तरंगे हैं जिनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं शामिल करते, तो हेडिंग डाल देना, कुछ ऐसी तरंगे जिनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल नहीं करते हैं। उसमें पहली कौन सी हो जाएगी आपकी? पहली हो जाएगी कैथोड किरणें। ठीक है, 2 नंबर आपकी हो जाएगी इसमें किरणाल किरणें। 3 नंबर आपकी हो जाएगी अल्फा किरणें। 4 नंबर आपकी हो जाएगी बीटा किरणें। क्या गामा किरणें थी क्या? बिल्कुल थी विद्युत चुंबकीय तरंगों में ना। फिर हो जाएगा ध्वनि तरंगे और पराश्रव तरंगे। 5 नंबर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे। और 6 नंबर क्या हो जाएगा? पराश्रव तरंगे। इन सब को किस में शामिल नहीं किया जाता? इन सब को कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है आयाम। क्या होता है? हेडिंग डाल लो, आयाम।
ठीक है। आयाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आयाम क्या हो जाएगा देखो, दोलन करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के, अपनी साम्य स्थिति के जितनी दूर से दूर तक जाती है, जितनी दूर से दूर तक जाती है, वो क्या कहलाता है? उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। उस दूरी को क्या कहते हैं? दोलन का आयाम कहते हैं। दोलन का आयाम कहते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे कंपन वाला होता है ना दोलन, ये जितनी दूरी पर जाएगी अपनी, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या कहलाता है? एक दोलन कहलाता है। ठीक है। आगे देखो, इसको उतार लो, फिर आगे और देखो। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? तरंग दैर्घ्य तरंग गति में समान कण होंगे। तरंग गति होगी वेवलेंथ वाली, उसमें क्या होगी? समान कला में कुछ कंपन करेगा कण। समान कला में कंपन करने वाली जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो तरंग गति में क्या होगा? समान कला में कुछ कंपन करेगा। कंपन करने वाले जो कण होंगे ना, कणों के बीच की दूरी को लिख लेना, थोड़ा इजी और कर लेना ना। कंपन करने वाले कणों के बीच की दूरी को, कंपन करने वाले कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसे हम लैम्डा बोलते हैं। इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है। किसके द्वारा? लैम्डा के द्वारा। एक होता है तरंग चाल होता है। तरंग चाल क्या होता है? देखो, तरंग चाल जिसको हम बोलते हैं न्यू, ये क्या होती है? तरंग इंटू तरंग दैर्घ्य। ये क्या हो गया? लैम्डा हो गया। और इसको क्या मानते हैं? वी मानते हैं। ठीक है। या इसको आप आवर्ती भी बोल सकते हो, नीटा भी बोल सकते हो। ठीक है। आवर्ती भी बोल सकते हो, नीटा भी। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, नीटा इंटू लैम्डा, जहां पर v क्या हो गया? तरंग चाल हो गया, नीटा क्या होगी? आवर्ती होगी, और लैम्डा क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य हो गया। ठीक है। ये टॉपिक भी आपका यही समाप्त होता है।